हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस प्लस जीके स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। हालांकि आपको कल प्रैक्टिस सेट्स नहीं मिल पाया था क्योंकि कुछ कारण हो गए थे, हम यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे, हम दूसरी जगह थोड़ा चले गए थे। इस कारण से आपको प्रैक्टिस सेट्स में थोड़ा डिले हो गया था, तो इस कारण से सॉरी। और आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक किसी प्रैक्टिसेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस लास्ट टाइम में यदि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, इसको भी प्रैक्टिस सेट्स करते रहिए और किसी भी एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कीजिए जिसके आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको ज्वाइन कीजिए, और ताकि क्या हो आप उसको वहाँ पर लगा के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर सके। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको परीक्षा ऐप ने कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी प्लस डीवी के रिगार्डिंग ऑनलाइन बेस्ट टेस्ट सीरीज को लाया है, जहाँ पे आपको 18 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे आपके जीडी और डीबी के रिगार्डिंग, और ये प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और इस प्रैक्टिस सेट्स का आपको प्राइस वहाँ पे पड़ेगा कितना, इस प्रैक्टिस सेट्स का आपको प्राइस पड़ेगा 359 रुपीज़, या फिर आप 349 है कितना, 349 रुपीज़। और यदि आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में TUTOR50 यानी ट्यूटर 50 का कोड डालेंगे तो आपको कितना होगा, ये आपका 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और देन फिर इसका प्राइस जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 175 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस सेट्स को जोड़ लीजिए। हमारे अकॉर्डिंग ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा रहता है, हमने चेक किया है तभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट्स को जरूर बाय कीजिए। और यहाँ पे लास्ट टाइम अभी आपके पास कितना, लगभग 10 से 15 दिन के आसपास बचे हुए हैं, या फिर आप किसी स्टूडेंट्स का 15 दिन अगर मान लेते हैं, 21 से 27 के बीच में अगर आपका एग्जामिनेशन होते भी हैं तब भी आपके पास 10 प्लस दिन बचे हुए हैं, और इस 10 प्लस दिन में आसानी से आप प्रैक्टिसेस को लगा सकते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप प्रैक्टिसेस को तो 2 से 3 दिन के अंदर ही लगा सकते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो आपका जो कह सकते हैं कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है पढ़ाई का वो बढ़ जाता है, और बढ़ना भी चाहिए। तो इस कारण से क्या होगा, आपको ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो जाइए, कोस्ट गार्ड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, लिंक पे जाइए, परीक्षा आपको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे टेस्ट सेक्शन में जाकर आप जीडी के रिगार्डिंग हो तो जीडी के, डीबी के रिगार्डिंग हो तो डीबी के, आप प्रैक्टिस सेट्स को क्या कीजिए, वहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, बाई कीजिए, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में ट्यूटर 50 का कोड लगाइए, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस को लगाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट अपने अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड, यानी आपके अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के अराउंड किसी फिक्स्ड पाथ पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सन है और एक फिक्स्ड पाथ पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे जो रिवॉल्यूशन होगा, यानी इसको इस पूरे कह सकते हैं कि जो फेनोमेना होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं हम क्या, रिवॉल्यूशन। हमने पहले ही बोल दिया है, उसे क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको बता दें कि अर्थ से यानी सूर्य से जो हमारे अर्थ तक, सन से हमारे अर्थ तक जो लाइट आते हैं, सन से अर्थ तक हमारा जो लाइट आता है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सन से अर्थ तक आने में जो हमारा लाइट होता है उसको जो समय लगता है वो लगता है 16.8 सेकेंड, यानी 16.8 सेकेंड में सन से जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमारे अर्थ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमारा किसी भी, देखिए, रिवॉल्यूशन और रोटेशन दो अलग अलग चीज़ होते हैं। ठीक है, यानी अर्थ जब अपने खुद के एक्सिस पर, ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है, अर्थ अपने खुद के एक्सिस पर अगर कह सकते हैं कि घूमता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर किसी फिक्स्ड एक्सिस पर घूमता है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि अबाउट 70% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी मेट बाई, यानी ऊर्जा ज़रूरतों का 70% डैश द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, डैश द्वारा हमारा पूरा किया जाता है, तो वो किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा पूरा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमारे ऊर्जा संरक्षण के क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द भाग को वो क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट आपका नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस इफिशिएंटली इन, यानी गैस्ट्रिक डाइजेशन जो होता है, जठराग्नि पाचन प्रभावी ढंग से डैश होता है। ठीक है, तो जठराग्नि पाचन यानी गैस्ट्रिक डाइजेशन जो होता है वो प्रभाविक ढंग से क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। देखिए, मीडियम आपने जाना होगा, मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है यानी जिस साधन में हम अपने काम को करते हैं, तो गैस्ट्रिक डाइजेशन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कवर किया जाता है। ठीक है, जिसे आपने पढ़ा होगा कि पीएच के बारे में पढ़ा होगा, यानी पीएच का मान अगर क्या होता है हमारा 7 से अगर क्या होता है कम होता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। अगर 7 से क्या होता है ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा बेसिक मीडियम होता है। और यदि वो 7 में ही रहता है तो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल मीडियम होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यही मीडियम के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 4 क्वेश्चन है।
नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन में लिखा जा रहा है आर एच फैक्टर इज नेम्ड आफ्टर ए स्पीसीज ऑफ, आर एच फैक्टर का नाम एक डैश की जाति पर रखा गया है। ठीक है, तो आर एच फैक्टर का नाम जो है वो किसकी जाति पर रखा गया है, तो वो आपके मंकी की जाति पर रखा गया, क्या है, बंदर की जाति पर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा आर एच फैक्टर होता है ये क्या होता है, हमारा एंटीजीन होता है। क्या होता है, एंटीजीन होता है। और इसके बारे में सबसे पहले मंकी से ही पता किया गया था। इस कारण से जो आर एच फैक्टर है वो मंकी के नाम से ही रखा गया था। ठीक है, रैट के नाम से आप नहीं रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर फिफ्थ है। यहाँ पे लिखा है कि द मीटर दैट मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड। ठीक है, वैसा मीटर जो व्हीकल के स्पीड को बता दे तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं, बताइए, उसे कहते हैं हम ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, गलती हो गया हमसे, हमने बी बताया आपको, आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि ये जो ओडोमीटर होता है हमने गलती टिक लगा दिया। ओडोमीटर जो होता है वो क्या बताता है हमें, वो हमें बताता है डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में, माइल्स ट्रेवल यानी कितना माइल्स ट्रेवल हुआ उसके बारे में बताता है। ठीक है, किसी कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसके बारे में बताता है ओडोमीटर। ये जो स्पीडोमीटर होता है ये हमें बताता है कि स्पीड कितना है। ठीक है, स्पीडोमीटर जो होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी पार्टिकुलर क्षण का स्पीड। ठीक है, जैसे कार चल रहा है तो उसका स्पीड मापना होता है, तो सट से वो क्या करता है, स्पीडोमीटर माप लेता है कि कार हमारे भी कितने स्पीड से है और क्या हमारे स्पीड बैरल को वो तोड़ा है या फिर नहीं तोड़ा है, उस तरीके से वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर जगह लगाया जाता है कि इतना मीटर की स्पीड से ही चलना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा स्पीडोमीटर। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो प्लेन मिरर होते हैं यानी समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब डैश सदैव होता है, सदैव डैश होता है, यानी जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं उनके द्वारा बनाया गया जो इमेज होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो बनाया गया इमेज होता है वो क्या होता है आपका, हमेशा कैसा होता है, बताइए, क्या वो इन्वर्टेड होता है, टिल्टेड होता है, बेंट होता है या फिर आपका इरेक्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा सीधा होता है यानी इरेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, इरेक्ट होता है और इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यानी जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे है और प्लेन मिरर यहाँ पे रखा गया है, तो इसके बीच जो इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, हमारे इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 7। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द फार्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KmNO4। क्या होता है, KmNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो इसका आंसर मैच करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला हो गया हमारा KmNO4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है नंबर 8। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 8 में लिखा जा रहा है हमारा कि द एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, यानी पीरियोडिक टेबल के यानी आवर्त तालिका, क्या है, आवर्त तालिका के मध्य में तत्वों को डैश कहा जाता है। यानी जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसके मिडिल में जो एलिमेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे बना होता है, तो इसके मिडिल में जो एलिमेंट होता है जैसे, और एक इस प्रकार से होता है, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट होता है मिडिल में उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस मिडिल वाले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, बताइए, तो इस मिडिल वाले एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको बताया है, और ये जो स्पीडोमीटर वाला क्वेश्चन था उसको भी हमने आपको पहले करवाया था साइंस के लेक्चर में। नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि अ मेटल सल्फेट has the formula MSO4, a chloride of the same metal will have the formula। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक मेटल सल्फेट है जिसका फार्मूला लिखा जा रहा है MSO4, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक क्लोराइड है जिसको कि सेम मेटल के साथ हम बना रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझना होता है, थोड़ा सा क्या समझना होता है, यहाँ पे हमें ब्रेक करना होता है। ऐसा आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसको ब्रेक करना होता है, कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिएगा सल्फेट जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, उस पर कितना आयन होता है। तो देखिए अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसे हम लिखेंगे M+2 प्लस में SO4 2 माइनस। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सल्फेट होता है उस पर 2 माइनस चार्ज होता है, सल्फेट पे क्या होता है हमारा 2 माइनस चार्ज होता है, और यहाँ पे मेटल जो होगा उस पर क्या होगा हमारा +2 चार्ज होगा। और बात करते हैं हमारा क्लोराइड पे यानी क्लोरीन आयन पे कितना चार्ज होगा, तो Cl पे 1 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, Cl पे क्या होता है 1 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और हमें क्या होना है, मेटल का क्लोराइड बनाना है, तो हमारा हो गया M+2 प्लस में Cl माइनस, इस प्रकार से हमारा होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके चार्ज का, तो ये हमारा M हो जाएगा और इस पर 1 चार्ज आ जाएगा, और Cl पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो Cl पे कितना आ जाएगा 2 चार्ज आएगा। तो इसका आंसर होगा जो मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा उसका जो कह सकते हैं फार्मूला होगा वो होगा MCl2। ठीक है, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10th क्वेश्चन। नंबर 10th में क्या लिखा जा रहा है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 10th। नंबर 10th में लिखा जा रहा है कि द जनरल नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप आर। ठीक है, जो 17th ग्रुप्स होते हैं उन एलिमेंट्स का जो जनरल नेम होता है वो क्या होता है, बताइए। तो
17वें समूह जो होते हैं उनके जो तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजेंस। क्या कहते हैं उन्हें, हम हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो हेलोजेंस होते हैं उसमें कौन से होते हैं हमारे, तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होते हैं, आयोडीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा पा रहा है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे 17 नंबर ग्रुप में हमारे एलिमेंट होते हैं और इन्हें हम हेलोजेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको एटम्स एंड इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी कह सकते हैं कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में है। सो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको ये नहीं पढ़ना है। नंबर 11th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी को कैलकुलेट करने के दौरान विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, यानी जीडीपी की गणना में किससे नहीं सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी की गणना में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो हम इसको किसे सम्मिलित नहीं करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स यानी माध्यमिक उत्पाद को क्या करते हैं, हम कवर नहीं करते हैं, उसको सम्मिलित हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा माध्यमिक उत्पाद को क्या किया जाता है, इंक्लूड उसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 12 में। नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि वेयर डू द बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट, बैंक अपने जमाओं का अधिकतम जमाओं के देय के उपयोग करती है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें लिखा जा रहा है कि वेयर डू द बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट, तो जो हमारा इसका आंसर होता है वो क्या होता है आपका लोन के वितरण में, यानी टू एक्सटेंड लोन्स। क्या होता है, टू एक्सटेंड लोन। ठीक है, ठीक है, इसका क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं उन डिपॉजिट्स का जो मेजर पोर्शन होता है वह बैंक कहाँ पे यूज करता है। ठीक है, तो जो आपके बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं वो उस डिपॉजिट्स का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन होता है वो बैंक क्या करता है, लोन देने में यूज करता है, और ताकि क्या होता है उस लोन से वो क्या करता है, इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, पहला। और दूसरा क्या होता है, वो उस डिपॉजिट्स को यानी उस डिपॉजिट वाले मनी को क्या करता है, वो शेयर बाजार में लगाता है और वहाँ से क्या करता है, वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो उसके पोर्शन होते हैं डिपॉजिट्स के, वो इन दोनों काम में वो लगाता है। ठीक है, किसी को सैलरी देने में या फिर डिपॉजिटर्स को देने में या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, ऐसा उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, ऐसा वो नहीं करता है। वो जब भी कर देगा तो लोन देगा या फिर क्या करेगा, वो शेयर बाजार में आप इसके पैसे को लगाएगा, डिपॉजिटर्स के पैसे को लगाएगा और वहाँ से प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वी आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज आप दिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कितने दिए गए हैं बताइए। तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, 11 है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये जो हमारा चलिए इतना ही रहने दीजिए, ऑप्शन में क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 14। नंबर 14 में लिखा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपुल एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च कानून है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ ही साथ लोगों एवं सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो वो कौन सा कानून होता है, तो वो होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बिल्कुल सही बात है, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 15 में। नंबर 15 में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 15 में हमारा है कि विच ईयर साइमन कमीशन कम इन इंडिया। ठीक है, साइमन कमीशन किस साल में वो आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन बताइए। तो साइमन कमीशन जो है वो आपका कितना आया था, कब पूछा जा रहा है कब आया था। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1927 में। क्या क्या था, 1927 8 नवंबर। ठीक है, 8 नवंबर 1927 में क्या किया गया था, आपको साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था। और ये जो भारत पहुंचा था वो था आपका 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी आपका 1928 में, लेकिन इसको हम 1927 लेते हैं। ऑप्शन में आपका 1928 नहीं है, तो आप इसको 1927 ले सकते हैं। तो 8 नवंबर 1927 को इसका नियुक्ति किया गया था और 3 फरवरी 1928 में भारत में आपका साइमन कमीशन आया था। और इसका भी क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। ठीक है, और इसी विरोध के कारण जो हमारे कमीशन थे वो भारतीय सदस्य नहीं होना था, यानी कहने का मतलब है। ठीक है, और इसी विरोध के कारण जो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होना था, यानी वो भारतीय सदस्य उसमें नहीं जाना चाहते थे और इसका बहुत पुरजोर विरोध किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है नंबर आपका 16 का। नंबर 16 में लिखा जा रहा है कि विच इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज, यानी कहने मतलब किस कंटिनेंट्स के थ्रू, यानी किस कंटिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है हमारा पास होता है। ठीक है, तो वो कौन सा आपका कह सकते हैं कंटिनेंट है, तो वो जो कंटिनेंट है वो कौन सा है हमारा, एशिया कंटिनेंट है। कौन सा, एशिया आपका
ठीक है। क्या होता है, एशिया होता है? तो नहीं, एशिया बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि देखिए एशिया भी क्या होता है, हमारा बड़ा कंटिनेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो हमारा जो अफ्रीका है वो क्या है आपका, ये भी एशिया के बाद क्या है, बहुत बड़ा कंटिनेंट माना जाता है। इसको इसको अफ्रीका को माना नहीं जाता है, ये है भी एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है अफ्रीका। और इसी अफ्रीका यानी इसी कंटिनेंट से हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यानी कहने का मतलब कर्क रेखा और क्या होते हैं आपके मकर, और क्या होती हैं आपके कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क और मकर, यानी इसी कंटिनेंट के थ्रू होकर क्या होते हैं हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होते हैं, दोनों गुजरते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप ऑप्शन नंबर सी को नहीं लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि एशिया महाद्वीप है, एशिया बहुत बड़ा आपका कह सकते हैं कंट्री है, कंटिनेंट है, तो हमारा एशिया इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो कंटिनेंट है वो अफ्रीका भी बड़ा कंटिनेंट है एशिया के बाद, और इसी अफ्रीका कंटिनेंट से ही क्या होते हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ क्या होते हैं आपके कैप्रिकॉर्न गुजरते हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर 17 में। नंबर 17 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेन इन इंडिया। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो होते हैं आपके बरसात का, वो इंडिया में कब आता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो होते हैं वो इंडिया में ये आपके आते हैं कब बताइए, तो ये आते हैं आपके जून टू क्या आते हैं सितंबर के आसपास आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जून टू सितंबर। जून टू सितंबर में आपके साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो होते हैं रेन का, वो आपका देखने को मिलता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होते हैं आपके कब कब आते हैं, तो जून माह से लेकर आपके ये सितंबर तक वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका नंबर आपका 18 में। नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण डैश में होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का जो आपका सिंथेसाइज होता है वो आपके लीवर में होता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। देखा आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जम गया है लीवर में, तो वो क्या होता है आपका, इसका ऑप्शन में क्या होगा, इसका सी होगा। तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस लीवर में होता है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है नंबर 19 में। नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि 5 क्लास क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई, पंच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन क्या लिखा है, प्रतिपादन डैश किया गया, यानी 5 क्लास क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई। तो 5 क्लास क्लासिफिकेशन था वो किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ये प्रपोज किया गया था किसके द्वारा बताइए, तो जीवों के 5 जगत वर्गीकरण का जो आपका प्रतिपादन था वो वाइट क्या है लिखा, विटकर क्या है, विटकर के द्वारा प्रपोज किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से नहीं लिखा गया है, तो इसको आप सिंपल समझिएगा, इंग्लिश में क्या है, विटकर, WITTAKER। ठीक है, जिससे कि कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। क्या किया गया था, 1969 में। ठीक है, और ये 5 क्लास क्लासिफिकेशन क्या है आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आपको हो सकता है इसमें कहीं प्रॉब्लम हो। तो 5 क्लास क्लासिफिकेशन था जिसमें कि आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा, आपने क्लास 10th में या फिर 9th के, या फिर शायद मे भी हमें याद नहीं अभी 9th 10th के बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि 5 क्लास क्लासिफिकेशन के दौरान जो विटकर ने थे, उन्होंने आपके कह सकते हैं जीवों को क्या किया था, 5 भागों में बांटा था, जिसका कि नाम उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा और क्या लिखा था आपका पादक, कवक और क्या किया, एनिमेलिया के उसमें कह सकते हैं कि विभाजित किया था। ठीक है, पढ़ा होगा आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, इस तरीके से क्या हो गया, 5 विभाजन किया गया था, अलग अलग किंगडम बनाया गया था, और उन किंगडम में क्या किया गया था, कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को उसमें डाला गया था, और उसके किंगडम के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 क्लास क्लासिफिकेशन थे वो विटकर के द्वारा प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट आपका नंबर 28 क्वेश्चन। नंबर 28 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि क्वासिकोर इज द चिल्ड्रन हु गेट। ठीक है, क्वासिकोर क्या होते हैं आपका, क्या एक कह सकते हैं कि बीमारी है जो कि किसी बच्चे को होता है कब, जो किसी बच्चे को होता है कब बताइए, तो क्वासिकोर एक बीमारी है जो कि किसी भी बच्चे को होता है प्रोटीन की क्या करने मतलब कमी होने के कारण, यानी लो प्रोटीन डाइट लेने के कारण, कम प्रोटीन वाला भोजन लेते हैं जो भी बच्चे, उनको क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और इससे प्रॉब्लम यानी इस बीमारी में, यानी ये जो क्वासिकोर होता है, इस बीमारी में क्या होता है आपका कि नॉर्मल जो ग्रोथ होता है, यानी आपका सामान्य जो वृद्धि आपके जो भी बच्चे में देखने को मिलती है, वो क्या होता है आपका रुक जाता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। और इसके कारण से क्या होता है कि जो भी चिल्ड्रन होते हैं, जो भी बच्चा होते हैं, उनका चेहरा भी क्या होता है हमारा फूल जाता है, और वो चिड़चिड़ापन उसमें हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसका आंसर होता है हमारा क्वासिकोर जो होता है किसी चिल्ड्रन को कब होता है, लो प्रोटीन डाइट लेने से होता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको गलती लग रहा होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन जीके क्वेश्चन है, तो मे भी हो सकते हैं कि क्वेश्चन आपको हो सकता है कि अगर गलत हो, लेकिन हमारे द्वारा कोशिश किया गया है कि मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन आपको सही बताया जाए। ठीक है, लेकिन मे भी गलती होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको सुधार करके बताया जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।